नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि आज दुनिया में जो सबसे बड़ा युद्ध चल रहा है वो सिर्फ मिसाइलों का युद्ध नहीं है, बल्कि ये युद्ध अब कूटनीति, तेल, व्यापार और वैश्विक ताकत का बन चुका है। या इस युद्ध की जो नई परिभाषा ने जन्म लिया है, शायद इस परिभाषा से आप लोग भी सहमत होंगे। लेकिन अब असली सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती हमको साफ साफ दिख रही है, एक हिस्सा, एक धड़ा अमेरिका इजराइल के सपोर्ट पे काफ़ी सारे देश, और दूसरा धड़ा है जो ईरान, रूस और चीन के सपोर्ट में खड़े हुए हैं या ईरान के साथ खड़े हुए हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आगे का भारत किस साइड है, लेफ़्ट साइड या फिर राइट साइड। क्योंकि एक तरफ ब्रिक्स सम्मेलन में, जी हाँ, जो दिल्ली में कंडक्ट हुआ, ब्रिक्स सम्मेलन में ईरान ने अमेरिका और इजराइल को ओपन चैलेंज कर दिया इस मंच पर, जी हाँ, चुनौती दी है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएई जाकर के ये कहते हैं कि भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं, क्या भारत अपने 75 साल पुरानी गुटनिरपेक्ष नीति छोड़ चुका है? ये आपको याद होगा, अभी चंद दिनों पहले हमारे पीएम मोदी जी इजराइल गए थे और उसको संज्ञा दी गई थी फादरलैंड की। अब सोचिए, क्या भारत अब खुल करके वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ जा रहा है? क्या यही संकेत मिल रहे हैं? और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत अपनी सबसे बड़ी ताकत, स्ट्रेटेजिक बैलेंस खो रहा है? जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे ब्रिक्स सम्मेलन की अंदरूनी राजनीति के बारे में, ईरान के विदेश मंत्री के विस्फोटक बयान के बारे में, पीएम मोदी की यूएई की यात्रा के बारे में, और रूस के विदेश मंत्री के बड़े संकेत क्या कहते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। आज हम बात करेंगे ट्रंप की चीन यात्रा की असफलता के बारे में और भारत की बदलती विदेश नीति के पीछे के पूरे खेल को समझने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ बयान नहीं दिखाऊंगा कि किसने क्या बोला क्या नहीं बोला, बल्कि कुछ इतिहास, कुछ आंकड़े, कुछ तेल के गणित को और जियोपॉलिटिक्स की वो सच्चाई बताऊंगा जो शायद आपको गोदी मीडिया नहीं दिखा पाएगा कभी भी। जी हाँ, जो आपको टीवी डिबेट में नहीं दिखाई जा रही है वो बातें आपसे छुपाई जा रही हैं। दोस्तों, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि दुनिया में युद्ध सिर्फ बंदूक से नहीं जीते जाते। कभी कभी कई बार रिश्ते भी देशों को महाशक्ति बनाते हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने देखा है इस समय ईरान जिसको हम कमज़ोर देश समझ रहे थे, लेकिन उसके रिश्ते काफ़ी स्ट्रांग निकले। उसकी जनता उसके साथ खड़ी है, जंग में आने के लिए तैयार खड़ी है कि एक बार सरकार बोले तो हम सरकार का अपने देश का साथ निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सोचिए, ईरान के जो अलायंस है वो दिल से इसका सपोर्ट कर रहे हैं, सोचिए ना एक बार। और रूस और चीन भी अब इसके सपोर्ट में आ चुके हैं। चलिए आते हैं, वापस करते हैं बात मुद्दे की, जानते हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन में आखिरकार कौन सा तांडव हुआ, कौन सा कोहराम मचा। एक्चुअली दोस्तों, भारत की ज़मीन पर, मतलब कि न्यू दिल्ली पर, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा था। ठीक है, ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और इसमें काफ़ी सारे अन्य देश भी अब शामिल हो चुके हैं। इसमें अब शामिल हो चुका है ईरान भी। दोस्तों, ब्रिक्स अब सिर्फ एक संगठन नहीं रहा, ध्यान रखिएगा। आज ब्रिक्स देशों की कुल आबादी, दुनिया का लगभग 46% पॉपुलेशंस ब्रिक्स देशों के पास पे है, और ग्लोबल जीडीपी का करीब 37 हिस्सा कंट्रोल करता है ये ब्रिक्स संगठन। यानी दुनिया की आर्थिक ताकत धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व की तरफ शिफ्ट हो रही है। असली सच्चाई ये है, और दिल्ली में हो रहा है फिलहाल ब्रिक्स समिट, जो बीते कल के दिन समाप्ति की कगार पे खड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो ईरान के विदेश मंत्री यहाँ पर ब्रिक्स समिट में आए हैं, ठीक है, अब्बास अगराची इनका नाम है, इन्होंने एक बयान दिया था मंच पर जाते ही, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। इन्होंने मंच पर साफ साफ ये बोला कि ईरान बातचीत चाहता है, शांति समझौता चाहता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल की धमकियों के आगे कभी नहीं झुकेगा। क्योंकि ट्रंप काफ़ी बेतुके बयान डेली दे रहे हैं, उसको उकसा रहे हैं कि ये जंग लंबा चले। पता नहीं ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ढका नहीं। अगर ट्रंप इस समय इजराइल का साथ दे रहा है तो ये अपना उल्लू सीधा पक्का करेगा। और ध्यान रखिएगा, जंगल के सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं। हमारी आंखें शायद खुल चुकी होंगी इस बात को लेकर के, ट्रंप को लेकर के। ट्रंप के लिए हमने कितना दिन रात एक किया, इसकी कैंपेनिंग कितनी फास्ट करी, कितना पैसा हमने सुहा कर दिया, जीत के लिए पूजा पाठ अनुष्ठान करोड़ों रुपया में सुहा करा इसकी जीत के लिए कि भाई चुनाव जीत जाए। इसने क्या करा हमारे साथ, ये मुझे बखान करने की आवश्यकता शायद नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि अब ये सिर्फ इनका जो बयान था अगराची का, ठीक है, ये उस देश का बयान था जिसके पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है विद हाई क्वालिटी क्रूड ऑयल। ध्यान रखिएगा, ईरान के पास में जो ऑयल होता है, क्रूड ऑयल, उसकी क्वालिटी काफ़ी बेस्ट होती है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पास गैस रिज़र्व बहुत हाई लेवल पर है।
और जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ है इसका कंट्रोल आज ईरान के हाथ पे है। यह स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ किसी एक देश के पूरी तरह से कब्जे में पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन इसके उत्तरी तट पर ईरान और दक्षिणी हिस्से पर ओमान तथा यूएई का प्रभाव था। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ध्यान रखिएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ पर इंटरनेशनल ये वाटरवे माना गया है, इसलिए दुनिया के सभी देशों के जहाज यहाँ से गुजर सकते हैं। लेकिन हॉर्मूज़, स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ का एक बहुत बड़ा संकरा हिस्सा जो उस समय सबसे अधिक करीब है ईरान के, और यहीं से आपके मैक्सिमम जहाज निकलते हैं। ठीक है, ऑयल टैंकर गुजरते हैं यहाँ से। अब इसी पर ईरान ने अपना कब्जा स्थापित कर लिया है, बस उसको रोक दिया और काफ़ी सारे देशों की अर्थव्यवस्था को काफ़ी इसने ठप कर दिया है ईरान ने। अब ईरान चाहता है कि आप मेरी शर्तों को मानो, ठीक है, इजराइल और फिलहाल ट्रम्प, तो मैं इस रास्ते को खोल दूँगा। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे देश के अंदर कितना पड़ा है ये आपको अच्छे से पता होगा। कुछ स्क्रीनशॉट अटैच कर दूँगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए वापस आते हैं फिलहाल टॉपिक की तरफ। सो स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ क्या है, आपको ध्यान रखना कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ वो वाटर रूट है जहाँ से दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल गुजरता है, 30% LNG ट्रेड इसी रास्ते से होकर गुजरता है। मतलब कि हर दिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल इसी समुद्री रास्ते से निकलता है। अगर यहाँ जंग छिड़ जाए तो पूरी दुनिया में तेल संकट पैदा हो सकता है। और भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। यानी कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ेगा तो सबसे पहले इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि भैया 85% क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और वर्ल्ड में मैक्सिमम जितने भी देश हैं उनके पास तो अपनी स्टोरेज कैपेसिटी है, वो स्टोर कर लेते हैं क्रूड ऑयल मंगवा करके बहुत बड़ी मात्रा में। बट हमारा जो है ना स्टोरेज काफ़ी कम है। इस चार्ट को आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारे विश्व गुरु की असली तस्वीर। पेपर में, रैंक में हम विश्व गुरु बन चुके हैं, डंका बज रहा है हमारे पूरे देश का, अमृतकाल को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, बट ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सोचिए 2.5 महीने उस जंग को चले वो हुए नहीं, और यहाँ पे हमारे PM मोदी जी को अपील करनी पड़ेगी जनता से कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, ठीक है, खाने के तेल का कम इस्तेमाल करो, व्हीकल में जो है पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, हो सके तो कारपूल करो। किसी भी देश के PM ने या प्रेसिडेंट ने इतनी बड़े जो प्रोटोकॉल है, ठीक है, इतनी बड़ी अपील किसी भी देश के किसी भी PM ने जनता से नहीं करी है। हमारे वाले PM जी को करनी पड़ गई है। सोचिए मिडिल ईस्ट में मिसाइल चलती है और भारतीय मध्यम वर्ग की जेब खाली होती है। जी हाँ, वहीं अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ दोस्तों ईरान मंच से, जो ईरान दोस्तों ब्रिक्स के मंच से अमेरिका और इजराइल को चुनौती दे रहा था, और उसी समय हमारे PM मोदी जी UAE पहुंचते हैं। गर्मजोशी से उनका स्वागत होता है, गले मिलते हैं, रॉयल प्रोटोकॉल, फुल मीडिया कवरेज। लेकिन असली खबर तस्वीर नहीं थी, असल खबर थी प्रधानमंत्री जी का बयान, मोदी जी का बयान। मोदी जी ने यह कहा कि UAE पर हुए हमलों की भारत कड़ी निंदा करता है, ठीक है। लेकिन जो ईरान की तरफ हुए हमले उसका क्या? इस छोटे मासूम बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे, उसके ऊपर जो बम्बार्डिंग करी इसराइल ने, उसका क्या? बच्चों ने क्या बिगाड़ा? तभी कुछ तो अपने इंसानी जिंदा रखते। हॉस्पिटल जहाँ पे लोग अपना इलाज करवाते हैं वहाँ बम्बार्डिंग करी, उसका क्या? सोचिए स्पोर्ट्स अकेडमी जहाँ बच्चे अपने कैरियर बनाने के लिए स्पोर्ट्स खेल रहे थे, उसके ऊपर बम्बार्डिंग करी, उसका क्या? इजराइल ने इंसानियत का गला घोटा है। असली सच्चाई ये है। अब PM मोदी ने यह भी कहा है कि भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ खड़ा है, क्षेत्रीय अखंडता जरूरी है, या हॉर्मूज़ स्ट्रेट खुला रहना चाहिए। बिल्कुल हाँ, रहना चाहिए खुला भाई, हमको दिक्कत हो रही है, बिल्कुल होना चाहिए। दोस्तों अब यहाँ पे ना जियोपॉलिटिकल संकेत समझिएगा। भारत ने सीधे ईरान का नाम नहीं लिया है, लेकिन मिडिल ईस्ट की राजनीति में नाम से ज़्यादा ना संकेत रखते हैं मायने। और संकेत तो यही है कि फ़िलहाल इंडिया इस समय ईरान के सपोर्ट में नहीं है। ईरान मतलब इंडिया बिल्कुल फुल्ली सपोर्ट में इस समय है इजराइल के और UAE के, मतलब कि ट्रम्प के। ट्रम्प वही चचा हैं जो ये कहते हैं एक समय के उसमें कि मैं PM मोदी जी का पॉलिटिकल कैरियर डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। ये वही ट्रम्प चाचा हैं जो हमको धमकी देते हैं कि भैया इंडिया तो भैया टैरिफ किंग है। ये वही ट्रम्प है जो हमारे इस भारत को बोलते हैं हेल हॉल। ये वही ट्रम्प है जो हमसे कहते हैं कि भैया रूस से तेल परचेज मत करो, ठीक है। हम एक्चुअली अपना 46% तेल की जो बाइंग करते थे वो करते थे रूस से, सस्ते दाम में एक मोटा पैसा हमारा सेव होता था, बट हमने उसको डाउन कर दिया। हमने कर दिया उसको 20% के आसपास। 26% का हम लोग इस समय लॉस पर हैं। क्यों? क्योंकि ट्रम्प चाचा ने बोल दिया, चाचा ने बोला है तो भैया भतीजे को सुनना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो यही हमने इस समय हाल किया है। वैसे दोस्तों अभी ना हाल ही में UAE और इजराइल के रिश्ते लगातार डे बाय डे मजबूत हो रहे हैं।
मतलब हमारे रिश्ते भी ना इन देशों के साथ मजबूत हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर ये एक्टिविटी या फिर ये बयान ईरान ने अब तक सुन लिया होगा, ठीक है, ईरान अनपढ़ गवार, ठीक है, कान बंद करके तो बैठा नहीं है वो कम से कम। सोचिए अब ईरान ने जो अभी हाल ही में अपनी संसद के अंदर एक बहुत बड़ा एक प्रस्ताव लेके आया है कि भैया यहाँ पर कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, इसमें हम लोग टोल वसूली करेंगे अपनी करेंसी के अंदर, और दुश्मन देशों के ऊपर ये टोल ज़्यादा लगाएगा, शायद उनको उनके जहाज़ों को वहाँ से वो पास होने ना दें, ये तक कहा था ईरान ने। तो अगर उसमें नाम हमारा हुआ तो क्या हम इतने कैपेबल हैं कि हम सर्वाइव कर पाएंगे? सोचिए हमारे पास वर्तमान में ना जो क्रूड ऑयल है वो बहुत ही कम दिनों का बचा हुआ है, बहुत ही कम दिनों का। और दोस्तों एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब जो विपक्ष है और जो कुछ आलोचक हैं वर्तमान की सरकार के, वो सवाल ये पूछ रहे हैं क्या भारत धीरे धीरे अमेरिका दबाव में आ रहा है? क्यों? क्योंकि अगर हम फैक्ट को ध्यान से देखेंगे तो 2019 में अमेरिका के दबाव के बाद में भारत ने ईरान से तेल खरीद लगभग बंद कर दी थी। जी हाँ, जबकि एक समय ईरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर था। जी हाँ, ईरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर था। और रूस से डिस्काउंट ऑयल लेने पर भी पश्चिमी देशों ने भारत पर दबाव बनाया, हम एग्री हो गए, चलो ठीक है बंद करते हैं। सो गाइस चाबहार प्रोजेक्ट आपको याद होगा, इसकी रफ्तार हमने धीमी कर दी। और अब इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ चल रहे मामलों में नई कानूनी रणनीति अपनाई जा रही है। और विपक्ष सवाल पूछ रहा है क्या भारत की विदेश नीति पर कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस अब बढ़ चुका है? केवल गौतम अडानी, अंबानी, बस इन्हीं के इर्द गिर्द हमारे भारत की राजनीति, अमृतकाल की राजनीति घूम रही है, बस इनके हित के लिए काम कर रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है। अब इस पर आपका क्या विचार है? अच्छे से मंथन करके आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बट एक बात उससे ध्यान रखिएगा कि जब व्यापार और राजनीति एक दूसरे में घुलने लगे तब विदेश नीति पर सवाल उठना तय है। अब सबसे अहम बात यह है कि रूस के विदेश मंत्री सरगई लावारोव ने ये कहा है कि भारत इस संकट में बड़ी भूमिका निभा सकता है। मतलब कि जो इस समय ईरान और इजराइल के बीच में जंग चल रही है तो हम इसमें मध्यस्थता कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में सीज़ फायर करवा सकते हैं। जी हाँ, ये कहना है रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव का। तो वैसे ये बयान बहुत बड़ा बयान है क्योंकि आज दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जिनके रिश्ते अमेरिका से भी रिश्ते अच्छे हों। हमारे रिश्ते अमेरिका से अच्छे हैं क्योंकि हम इसकी हर बात में हाँ में हाँ मिला देते हैं, भाई वो हमारा चाचा, हम इसके भतीजे हैं। सोचिए ना एक बार। और ट्रम्प द्वारा भारत पर लगाए गए मुख्य आरोप को अगर हम देखेंगे तो शायद हमको इससे हमेशा टाटा बाय बाय बोल देनी चाहिए, लेकिन हम नहीं बोल पाएंगे क्योंकि अमेरिका में हमारा मैक्सिमम सामान एक्सपोर्ट होता है। अगर हम अमेरिका से पंगा ले लेंगे, दुश्मनी ले लेंगे तो हमारा व्यापार ठप हो जाएगा। सोचिए एक तरफ चीन हमको कभी भी आंखें दिखा देता है। सोचिए कोविड के समय गलवान घाटी पर इसने कैसे कब्जा किया था हमारे, वो पल तो आपको याद होगा ना। क्योंकि इस समय हम लोग चीन के भी गुलाम हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा पूरा बाज़ार मेड इन चाइना से पटा हुआ है। हमारे बाज़ार में जो बैसाखी है ना, इस समय जो बाज़ार हमारा जिन कंधों पर जिस बैसाखी पर खड़ा है वो बैसाखी बनी है मेड इन चाइना की। बैसाखी हटी, हमारा पूरा बाज़ार धड़ाम हुआ, जीडीपी कोलैप्स हो गई। इसलिए हम चीन की भी सुनते हैं। ये विश्व गुरु एक्चुअली कहीं ना कहीं काफ़ी सारे देशों के दबाव में काम कर रहा है। अब वो अलग बात है कि ज़मीन पे हकीकत कुछ और बयां करती है, लेकिन पेपर पर, आंकड़ों पर, रैंक पर, वैश्विक रैंक पर सब चंगा से अमृतकाल है तो बस केवल यही है, यही और केवल यही है। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के। ट्रंप चीन गए थे ट्रेड डील, ताइवान इशू, ईरान क्राइसिस पर बातचीत करने के लिए, लेकिन कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ, कोई खास बातचीत नहीं हुई। और CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान वार की छाया पूरी यात्रा पर हमको छाई हुई दिखाई दी। जी हाँ, चीन ने साफ कहा कि ये युद्ध होना ही नहीं चाहिए था, मतलब कि इस युद्ध की स्टार्टिंग होनी नहीं चाहिए थी। और स्टार्टिंग किसने करी थी? इजराइल ने। स्टार्टिंग किसने करी थी? ऑपरेशन फ्यूरी के माध्यम से अमेरिका ने, इजराइल के कहने पर। यानी कि चीन अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका और इजराइल की रणनीति पर सवाल उठा रहा था। दोस्तों आज भारत एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा हुआ है, यहाँ जाए या फिर वहाँ जाए, किसका साथ दे आखिरकार। दोस्तों यहाँ पर ना आने वाले 10 साल आप ये तय करेंगे कि भारत आखिरकार मीडिएटर पावर बनेगा या फिर इस तरह से लगातार ढरता रहेगा और जो चचाएँ हमारे और अधिक शक्तिशाली होते रहेंगे, भतीजे को दबाते रहेंगे, या फिर सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन करके रह जाएगा। बस अब कुछ महीनों का हमको और इंतज़ार करना है। तो गाइस भारत की ताकत हमेशा उसकी संतुलित विदेश नीति रही है, लेकिन आज विदेश नीति पर सवाल उठ रहा है।
गया और इतिहास गवाह है कि जो देश सिर्फ ताकतवर देशों के पीछे चलते हैं वो कभी सुपर पावर नहीं बनते हैं। सुपर पावर वो बनता है जिसकी बात दोनों पक्ष सुने। जी अब इंडिया के ऊपर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न तो बरकरार है। जी हाँ, सीज़ फायर ट्रंप ने करवाया इंडिया पाकिस्तान के बीच में। इसने कितनी बार बोला मंच पर, विदेशी दौरे पर भी ट्रंप ने यही बखान किया है कि सीज़ फायर इसने कराया, लेकिन हम कुछ नहीं बोल पाए। हाँ, पीएम मोदी जी ने संसद में बोला कि किसी देश के कहने पर हमने सीज़ फायर नहीं करा, ये हमारा खुद का इंडिविजुअल डिसीजन था। तो हमने उस दिन अमेरिका का नाम क्यों नहीं लिया, हमने नाम क्यों नहीं लिया उस समय ट्रंप का। सोचिए, नाम ना लेने के बाद में भी ट्रंप ने 4 घंटे बाद ही हमारे स्टील उत्पादकों पर 50% का पेनल्टी टैरिफ लगा दिया था। हम कितना दबेंगे भाई, इससे सोचो। ट्रंप से व्यापार करते हैं, हमको ये मुनाफा देता है, हमारा सामान इसके देश में बिकता है, वो अलग बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जंगल के सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं। अब दोस्तों, दोस्ती करना आसान है, लेकिन दुनिया के बीच में संतुलन बना के रखना ही असली कूटनीति होती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, लेकिन असली कूटनीति का अर्थ ये नहीं कि हम बस केवल दबते जाएं और उसके पैरों तले हम लोग कुचले जाएं। सोचिए और कमेंट करके आप मुझको बताइएगा, क्या भारत को न्यूट्रल रहना चाहिए या फिर खुल करके किसी एक पक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए? आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।